अभी हम कार्यक्रम शुरू करेंगे उससे पहले मैं हमारे पहले जो प्रेजेंटर हैं विश्वरूप जी, उनका परिचय आप सबको करा देती हूँ। अभी विश्वरूप जी ने कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग की अपनी डिग्री पूरी की है। उन्होंने टेबल टेनिस और बास्केटबॉल में विश्वविद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो में नौकरी की है और ऑलमोस्ट 35 साल से वर्षों तक उन्होंने वहां पर काम किया है और उन्होंने एकीकृत वो स्टील प्लांट के संचालन के कई प्रमुख क्षेत्रों में भी वहां पर काम किया है। वर्तमान में वे चिन्मय मिशन के एजुकेशन विंग से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और शिक्षा प्रबंधन और संकाय विकास के विभिन्न पहलुओं हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इसमें भी उनको बहुत दिलचस्पी है, बहुत इस एरिया में बहुत काम करते हैं और बहुत ही प्रमुख विषय यह है कि वे चिन्मय विद्यालय प्रयागराज के जोनल डायरेक्टर, CCM के एजुकेशन सेल के जोनल डायरेक्टर भी हैं। वेलकम विश्वरूप जी। अभी विश्वरूप जी आप सबको CVP की आवश्यकता क्या है इसके बारे में बताएंगे। वेलकम विश्वरूप जी। हरिओम, हरिओम, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, हरिओम। अभी हमें आप लोग एक चीज बताइए कि CVP जिसको हम लोग पूरा फॉर्म चिन्मय विजन प्रोग्राम बोलते हैं, ये चिन्मय विजन प्रोग्राम का बारे में क्या दो एक शब्द कोई बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? आप लोग का क्या मतलब अंदाज? See, all of you are familiar with using the chat box, right? ये जो चैट बॉक्स है उसमें क्लिक करके आपके अपने अपने रिस्पॉन्स उसमें लिख सकते हैं, या आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बोलना चाहते हैं बोल भी सकते हैं। आप ऑडियो ऑन करके अच्छा ऑडियो ऑन कर सकते हैं क्या? अनम्यूट करवाना है, 1 मिनट हम अलाउ करते हैं उनको। हाँ, तो अलाउड। अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अब जितनी भी आज का 2 सेशन जो हो रही है 3 दिन, अब जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतनी आपकी बेनिफिट है। आप चुपचाप मत रहिएगा, ना तो आपको भी बोरिंग हो जाएगा, स्पीकर्स को भी बोर हो जाएंगे। आप कुछ भी बताइए, हाथ उठाइए, बोलिए, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। लेकिन अनम्यूट करके आप पीछे कुछ हो रही है, कुछ चल रही है घर में, वो आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए आप बात करते हैं। इस विश्वरूप जी ने एक सवाल पूछा अभी, आपको CVP का क्या अर्थ है वो? ये सब विश्वरूप, यू हैव टू अनम्यूट विश्वरूप जी। हाँ, जो भी आपका अंदाज है आप बताइए, एकदम आराम से शेयर कीजिए, एकदम कुछ भी, जो भी साधारण रूप से। जो भी बोलेंगे पहले ऑडियो ऑन करना पड़ेगा। सर, CVP प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों के स्पेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और ऑल उनकी जितनी भी उनको सारे हम उनको बताते हैं कि एक बच्चा कैसे अपना फिजिकल डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे वो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है और कैसे वो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है उसमें, तो और यूनिवर्सल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमारे चिन्मय विजन प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों को ये सब बताते हैं। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताएंगे? अच्छा, ये पूरा व्हाट्सएप का एक है, कोई सवाल जो है वो गलत सवाल नहीं होगा और कोई भी जवाब जो है पूरा पूरी गलत नहीं होगा। ऐसे सोच के आप लोग सवाल भी कीजिएगा और जवाब भी दे, निश्चिंत होके एकदम, ठीक है? सब सवाल का महत्व तो अपनी अपनी तरीका से होते ही है। सबसे पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए, जो ज्यादा गंभीर है थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। गुड। अब बताइए क्या आइडिया है चिन्मय विजन प्रोग्राम के बारे में? आप लोग नहीं बोलिएगा तो फिर हम एक एक करके नाम पुकारेंगे, बोलेंगे। जो सेफ ऐसा ही है कि आप लोग पहले से बोलिए। रेखा जी, आप कुछ बोलने का चाह रहे लगता है, कुछ आपका मन में है तो ऑडियो ऑन कर लीजिए, बोलिए। ऑडियो ऑन कर लीजिए। ऑडियो ऑन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा,
ये भी एक इशू है। और किसी ने बोलेंगे? जी, हाँ बोलिए। चिन्मय विजन प्रोग्राम चिन्मय दृष्टिकोण से संबंधित है। हमारा बच्चों को एजुकेशन देने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, कैसे उनको हमको आगे बढ़ाना है और एक सही दिशा प्रदान करनी है कि किस तरह उनका विकास भी हो और एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे चल करके वो कुछ कर पाए। अच्छा, ठीक है, ओके। और किसी ने बताएंगे? जी सर, विवेक पांडे। हाँ बोलिए बोलिए, ओम पांडे जी बोलिए। जी सर, चिन्मय विजन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि आधुनिक समाज में और भारतीय संस्कृति के अनुकूल दोनों का समावेश किस प्रकार से बच्चा कर सकता है, उसको इस प्रकार से जो है प्रेरित किया जाए, इस प्रकार से उसका विकास किया जाए कि आधुनिक समाज में रहते हुए भी वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को न भूले। वाह वाह, ठीक है, चलिए, हुआ ना, एक दृष्टिकोण हुआ ना, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अभी बाकी जिसको जो भी आइडिया है बोलिए, बाकी जहां जहां जो कम रह जाएंगे वो हम लोग फिर धीरे धीरे पूरा कर लेंगे ना, तो उसमें स्वाभाविक है। तो किसी को थोड़ा बहुत पीस मिल का अंदाज होगा, आइडिया होगा, बट दैट इज गुड। बट आप बोलिएगा तो कम से कम आपका थॉट में अपने आप एक क्लैरिटी आने लगेगी, है ना? जी जी। और किसी ने बोलेंगे? बेझिझक शेयर कीजिए। अच्छा, सो अभी आप लोग पसंद करेंगे जरा सुनना, मुझे लगता है ना, ठीक है। सो मैं आपसे पहले एक बात मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ, आप लोग खाली सुनिए। अभी मैं बिना कुछ स्लाइड शेयर किए बिना आप लोग को साथ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ आइडिया शेयर करेंगे, ठीक है? पहले आप ध्यान से सुनिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, मगर अगर कभी कभी हम पूछेंगे तो हमको आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है? हमारा जो देश है, भारतवर्ष स्वाधीन हुआ था 1947 में, ठीक है? और कम से कम आप जवाब नहीं दीजिएगा, आपका माथा भी थोड़ा हिलेगा तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट? आपको कम से कम सर भी थोड़ा हिलेगा तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं। तो हमारा देश स्वाधीन हुआ था कब? 1947 साल में स्वाधीन हुआ था, ठीक है? आपको पता है 1947 में हमारा जो साक्षरता का क्या औसत था, जो परसेंटेज जिसको बोलते हैं, पूरा देश भर में साक्षरता का औसत 1947 में था 12%, ठीक है? मात्र 12%। और अभी जो लास्ट जो डेटा मेरा पास है, इससे बाद भी हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता है, मगर 2018 का जो फिगर मेरा पास है उससे ये पता चलता है कि 74% से ज्यादा लिटरेसी रेट है हमारे देश में, भारतवर्ष के। जो साक्षरता का जो औसत होते हैं ना, जो परसेंटेज है, वो 1947 में 12% था और 2018 में वो था 74% से ज्यादा। तो इसको देख के हमको स्वाभाविक से क्या लगता है कि हमारा देश में शिक्षा की जो है बहुत बड़ा स्वाधीनता का बाद जो अभी तक लेके 12% से 74% से ज्यादा जो हमारा साक्षरता का लेवल बढ़ गया है, ठीक है? ये पहली बात है। दूसरा बात है टेक्निकल एंड अदर डेवलपमेंट्स, माने चारों तरफ में जो है आप तकनीकी बोलिए और बाकी सारे क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र का आप नाम लीजिए, वो सारे क्षेत्रों में जो उन्नति हुआ है वो भी बहुत सारे उन्नति हुआ है कि नहीं? कम से कम मुड़ी हिलाई। हाँ यस, आपको वो ज्यादा जानना जरूरी है। तो अगर ऐसी बात हुई है तो हमारे साक्षरता का लेवल बढ़ा है, हमारे डेवलपमेंट जो हुआ है
उसमें काफी बढ़ोतरी हुआ है। मगर जो आसपास में आप देखते हैं, आपका छात्र छात्री लोग जो है, सीनियर स्टूडेंट्स है, लोगों का जो व्यवहार करने का जो तरीका था, साधारण रूप से, पर्सनल रूप से, या तो बाहर में जैसे है लोगों का व्यवहार, लोगों का वैल्यू सिस्टम, नैतिक मूल्यबोध जो 47 में जो था, जब हमारा लिटरेसी 12 था, तब अच्छा था कि अब अच्छा है? तब अच्छा था। अच्छा, ऐसे आपको सबको लगता है? तब अच्छा था। हाँ, अब अच्छा था। हाँ, तो ये एक बड़ा अद्भुत विषय नहीं हो गया? हमारा जनसंख्या बढ़ा, हमारा तकनीकी जो है उन्नति है वो बढ़ा, हमारा देश इतनी तरक्की कर गई, जो हवाई जहाज बाहर में चंद्रमा जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, इतना ज्यादा तरक्की, इतना ज्यादा कॉलेज वगैरह खुल गया है। मगर हमारा जो एक स्पेसिफिक, जो एकदम आप लोगों को बोलने में ये झिझक नहीं हो रहा है कि हमारी जो डिटोरिएशन, हमारा जो कमजोरी है, एक जो नैतिक मूल्यबोध की बात करते हैं, वो धीरे धीरे वो बहुत खराब होते जा रहे हैं, और हमें वो देख के बड़ा दुख होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ऐसा अगर परिस्थिति है, तो इस परिस्थिति में हमारा क्या उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है? हम टीचर है ना, आप टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, हम सब टीचर ही है। हम लोग शिक्षा का जो प्रोफेशन है, उस वृत्ति से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें क्या उसके हमारा क्या रोल उसमें था या क्या है बोल के आपको कुछ महसूस हो पा रहा है? कुछ लग रहा है कि मेरा भी कोई रोल उसमें है या होना चाहिए? है भी सर, होना भी चाहिए। अच्छा, तो क्या हम लोग उस रोल को निभा रहा हूँ? पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा हूँ, इसी कारण तो बढ़ रहा है। करेक्ट। सो ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सारी दुनिया, मैंने सारी दुनिया छोड़ दीजिए, आप खाली आप अपने देश पे आप लीजिए, या तो आप चाहते हैं तो ये डिस्कशन के लिए आप जहाँ पर रहते हैं उसके आसपास भी आप सोसाइटी को भी ले सकते हैं। हम देख रहे हैं हमारा उन्नति का जो रास्ता है वो चारों तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी तरह बढ़ रहा है एकदम। जो हमारा भारत देश का जो उन्नति है उसके चलते हम क्यों सारे देश भी हमारा सारा बने करते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं। मगर हम जो है हमारा नैतिक मूल्यबोध, व्यवहार जो है, हम देखते हैं हमारे बच्चे, हमारे आसपास के लोग दिन पे दिन जो है ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी होते जाते हैं, सेल्फ सेंटर होते जा रहे हैं। हाँ, उन लोगों का जो इमोशन है, उनका जो मानसिकता है, उस मानसिकता उसको ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है। जब मर्जी जिसको कुछ बोल दिया, झगड़ा कर लिया, वगैरह वगैरह कर लिया। फिर क्षमा करने का जो क्वालिटीज है, इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा डिटोरिएशन हो रहा है। तो ये जो सोसाइटी में एक बात हो रही है, सो हमें एक टीचर होने के चलते हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम कौन से जिम्मेदारी ले सकते हैं जिसके तहत हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, हमारा भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, और हमें चाहिए कि इस बात के ऊपर थोड़ा केयरफुल ही नहीं, हमको थोड़ा स्पेशली इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बात के साथ आप लोग सहमत है? बिल्कुल सर, यस। ठीक है। तो अभी आपको हम तब शेयर करते हैं और एक पावर पॉइंट दिखाते हैं। उस पावर पॉइंट को आप जस्ट देखिए। पावर पॉइंट देखना बहुत जरूरी नहीं है, आपको समझना और उसके ऊपर जो है आपको उसका ऊपर जो है कमेंट करना, आपका ओपिनियन जो जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी आपको दिखाई पड़ रहा है? हाँ सर। जी जी। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट का साधारण रूप से आपको क्या लगता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कोई बताएंगे? सर्वांगीण शिक्षा, सर्वांगीण शिक्षा का क्या मतलब आपको समझ में आता है? बच्चों का सर चतुर्दिक विकास जो है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक आध लाइन और एक सा बोल सकते हैं कि सर्वांगीण विकास का क्या मतलब आप समझते हैं?
एक सच्चे नागरिक के तौर पर बच्चे को डेवलप करना, उसके नैतिक मूल्य, देश भक्ति को लेकर के, समाज को लेकर के, पास पड़ोस को लेकर के, हर तरह से वो वेल डेवलप उसको किया जाए। गुड, वेरी गुड, सभी तरह के डेवलपमेंट किया जाए। तो अच्छा, बच्चा का डेवलपमेंट होने का प्रक्रिया क्या है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद वो आप देखिएगा कि 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, वो क्या करता है, वो सिर्फ देखता है, ठीक है? और वो देखता है, वो माता को देखता है, पिता को देखता है, आसपास में घर के लोगों को देखता है, सारे को देखते हैं, और ना जाने वो क्या क्या अंदर अंदर क्या ही क्या वो समझने लगता है, क्या समझने लगते हैं, ना आप समझ सकते हैं, ना वो मैंने आप कोई और समझ सकते हैं। तो इस तरीका से बच्चा फिर जो है वो जैसे ही उसका 1 साल के आसपास आता है, फिर बच्चा कुछ बोलने लगता है, और वो बोलने लगता है तो आप फिर उनके साथ साथ आप जो है उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, और वो आपको देख के ही वो अपनी दुनिया बसाता है, सीखता है। और ऐसे करते करते जब बच्चा को उम्र हो जाता है 3 साढ़े 3 साल जब बन जाता है, उम्र हो जाता है, तो बच्चा का जो एक पर्सनालिटी है, हाँ, उसका जो विकास है, उस विकास का मोटा मोटी उसका इंटरनल विकास सब, उसका पर्सनालिटी का जो विकास है वो बच्चा का मोटा मोटी हो जाता है, ठीक है? तो जब वो विकास जब होता है तब उसको हम बोलते हैं कि बेसिक पर्सनालिटी का उसका विकास हुआ है। उसके बाद बच्चे स्कूल में जाना लगता है, ठीक है? और जब स्कूल के जाता है तब वो बच्चा को अपने माता पिता का जो सानिध्य में इतना दिन थे, वो अपने दोस्तों के सानिध्य में आता है और अपने टीचर्स के सानिध्य में आता है। तो टीचर्स के सानिध्य में जाते जो आता है, तब उसको क्या, अभी तक तो उसको घर में पर्सनालिटी का एक डेवलपमेंट होता था, विकास होता था। अभी जब स्कूल में आने लगा तब उसको क्या फिर एडिशनल क्या विकास होने लगा, उसका पास उसका ज्ञान का और उसका स्किल का, पारदर्शिता का, कोई भी चीज का उसका ज्ञान, तो नॉलेज एंड स्किल का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और उस समय में बच्चा का जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिस्थिति जो रहता है, उस समय बच्चा फिर बहुत कीनली, बहुत दिल से, बहुत अंतर से वो अपने टीचर को देखते हैं, और अपने टीचर कितने प्यार से, कितने इंटेंसिटी से और कितने दिल से उस बच्चा को कोई भी चीज आप जब सिखाते हैं तो बच्चा उसको सीखता है। इसमें हम टीचर के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि उस बच्चे को अगर आप प्यार से ही सिखाएंगे तो बच्चा सीखेंगे, अगर आप प्यार से नहीं सीखेंगे तो बच्चे सीधा आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ऐसा टीचर हमसे सीखने, मन ही मन बोलेगा, और आप जो भी सिखा रहे हैं उसको दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या है, ये जो सेकंड स्टेज है पर्सनालिटी विकास के बाद, ये जो है उसका जो स्किल है, उसका नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट होने के लिए तब वो हमारे पास आता है। फिर इसका नेक्स्ट बात, तो पहला क्या हुआ है, बच्चे लोगों को बेसिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है वो अपने घर में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट कहाँ होता है, जो स्कूल में आने लगता है। जब स्कूल में वो आने लग गया है तब फिर शुरू में टीचर्स का ही पूरा जिम्मेवारी रहता है कि एडिशनल क्या, कैसे आप सिखाएंगे, तो आप जैसे आपका करिकुलम है वो आप सिखाते हैं उसको। उसका आप पर्सनालिटी का डेवलपमेंट का आप एक नया आयाम अभी आपको बताऊंगा, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब समझते हैं आप लोग? जी जी। क्या होगा उसको सही, आपका एक भाषा में क्या है बोलिएगा, हिंदी में उसका सही अभिरुचि। मतलब अभिरुचि। हाँ, हमको वही शब्द मिल नहीं रहा था। तो अब ये एक और नया डायमेंशन हो रहा है बच्चे के जिंदगी में, वो है उसको अभिरुचि। उस अभिरुचि में एक ऐसी बात आता है ना, उसका वो जो मानसिक एक जो है जो झुकाव है, उसका जो मानसिक झुकाव है जिसके तरफ उसको आप ले जाना चाहते हैं, उस मानसिक झुकाव लाने के लिए फिर आपको उसको वो एटीट्यूड को वो आपको देखेगा, आपका मूड,
आपका क्लास में आने से आपका जो जनरल आपका जो है, आप हंसमुख है कि नहीं, आप बच्चों को प्यार से आप सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हर चीज में जो जो नया चीज सीख है उसको उतना ही उत्साह से, उतना ही दिल से आप बच्चे को ऊपर उसको इंटेंसिटी दे पा रहे हैं कि नहीं, वो बच्चा आपको तरफ देखता है। जब वो आपकी तरफ देखता है तब वो क्या है, उसको उसका ऊपर धीरे उसका एटीट्यूड, उसका अभिरुचि भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तब क्या हो गया, हम अभी तक आपको क्या बोले, क्या क्या चीज बोले, पहले बोले पर्सनालिटी बोले, उसके बाद है नॉलेज एंड स्किल की बात किए, उसके बाद एटीट्यूड मतलब उसका अभिरुचि की बात की। तो ये जो सारे चीज है, ये सारे चीज क्या है, बच्चा लोगों को जब हम धीरे धीरे सिखाएंगे तब हम बोलेंगे कि होलिस्टिक शिक्षा का एक सोपान हम आगे बढ़, एक सोपान ही बात कर रहे हैं, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है। पहला सोपान जो है हम फॉलो कर रहे हैं बच्चों को, तब हम बच्चों के ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर रहे हैं। अभी और डीपर में जाएंगे, और अंदर में जाएंगे, अंदर की बात करेंगे। मगर ये जो इतने सारे जो बात हम किए हैं, ये सारे चीज में, कोई भी चीज में अगर उसमें पारदर्शिता के साथ अगर बच्चों को सिखाना है, तो ये सारे चीज के नीचे भी एक बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है इसके बाद, वो है बच्चा का मूल्यबोध, नैतिक मूल्यबोध। ये अभी पर्सनालिटी, उसके बाद उसका जो नॉलेज एंड स्किल, और उसके बाद उसको अभिरुचि, ये जो 3 सोपान की बात हमने किए हैं अभी, ये तीनों सोपान का जो उसको बच्चा को जो उन्नति होगा, उस उन्नति के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक और एक सोपान है, उसको हम बोलते हैं उसका नैतिक मूल्यबोध। क्योंकि नैतिक मूल्यबोध अगर सही तरीका से बच्चा के अंदर, जो अभी बात कर रहे थे आप लोग, ओम जी भी बोल रहे थे कि वो जो नैतिक मूल्यबोध का पारा, उसका जो कंपोनेंट है, उसका जो पोर्शन है, उस पोर्शन को बच्चा को अगर सही समय में हम नहीं देंगे, हाँ, जैसे कि सत्य बोलना, हाँ, प्यार करना, और एक एक एक, एक जो है क्या बोलते हैं, सबसे मिलजुल के रहना, हाँ, अपने जो सब समय जॉयफुल रहना, हाँ, ये सब जो है गुरुजन को जो है क्या बोलते हैं उसको, आदर करना, आदर करना, ये सब जो जो बेसिक नैतिक मूल्यबोध है, जिसके ऊपर पूरे एक आदमी का जो पर्सनालिटी है वो पूरा आधार, इसी आधार के ऊपर उस आधारशिला है, उसके ऊपर पूरा उसको पर्सनालिटी जो खड़ा होता है। और ये सब मिलके जो बच्चा के जो व्यवहार बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि कैरेक्टर। ये पूरा बच्चा का एक कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, वो उसका कैरेक्टर भी अभी नहीं बोलेंगे, उसको बिहेवियर बोलेंगे। ठीक है, उसका जो व्यवहार जो है, ये सारे चीज का आधारशिला के ऊपर बन के बच्चा का व्यवहार, और उस व्यवहार ही जो है वो सारे चीज को पीछे रखते हुए, सारे चीज का जो डेवलपमेंट, उन्नति धीरे 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 हम एज ए टीचर और घर की संस्कार जो भी आप बोलिए, उसको मिला के जब वो सामने आता है, तब आपको दिखाई पड़ता है उसको व्यवहार। ठीक है ना? यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से थोड़ा पूछ लीजिए। तो अभी तक जो बोले, हम आगे बढ़ने के पहले यहाँ तक का कोई भी प्रश्न अगर है, आप प्लीज पूछ लीजिए, एकदम बेझिझक पूछिए, क्योंकि सवाल पूछिएगा तभी बात को आगे बढ़ाने में और बढ़ने में बहुत आप लोग को भी सुविधा होगा। और कोई सवाल गलत नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। हम कोई सवाल आपको अभी तक नहीं बोलने से नहीं ये गलत सवाल है, हो ही नहीं सकता है। ये पूरा वर्कशॉप में मैं आपको बोलिए। सर अर्चना मिश्रा है। हाँ बोलिए प्लीज। सर जैसे एटीट्यूड में आपने बताया ना कि बच्चों को पहले जब टीचर क्लास में जाएगा तो स्माइल के साथ एंट्री करेगा, फिर बच्चों को अट्रैक्ट करता है तो बच्चे सीखते हैं। पर कभी कभी हम लोग ऐसे बच्चे आते हैं जो बहुत इरिटेटिंग होते हैं सर, स्टार्टिंग से ही बहुत इरिटेटिंग होते हैं, उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो उनको कैसे बताएं, उनके लिए अभिरुचि कैसे पैदा करें हम? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। कौन पूछा ये सवाल, क्या नाम है? अर्चना मिश्रा सर। अच्छा, अर्चना जी, वो पहले तो बहुत धन्यवाद आपको ये सवाल करने के लिए। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, जैसे हमारे क्लास में, हमारे स्कूल में, हमारा पर्टिकुलर सेक्शन में 10, 20, 25, 30, 40, 50 बच्चे होंगे, डिपेंडिंग जैसे जैसे जहाँ पर जो परिस्थिति है।
ठीक है। और सारे बच्चे तो एक नहीं होते बच्चा, हर बच्चा का अपना अपना इमोशनल एक लेवल होता है, और हर बच्चा उसका जो अपना इमोशनल लेवल होता है उसी अनुसार वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं, उसका व्यवहार भी करते हैं। मगर देखिए, हम जो टीचर है, हमारा रोल क्या है, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या है। हमें बच्चा को पढ़ाना, इज आवर रोल एज ए टीचर इज टू टीच द स्टूडेंट। हम शिक्षक है, हमारा काम क्या बच्चों लोगों को सिखाना है, टीच करना है। इज आवर रोल इज टीचिंग द स्टूडेंट। कोई भी आप लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर, बच्चों के अंदर शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत ही अच्छी जवाब दिया आप, बहुत अच्छा जवाब। अभिरुचि पैदा करना, ठीक है। तो अभिरुचि पैदा करना ही अगर हमारा काम है, तो अभिरुचि पैदा करने में, कोई काम करने में रुकावट तो आएगी। जी सर। बाधा तो आएगी, बहुत भयंकर बाधा आएगी। अब बच्चे की ही बात क्यों ले लेते हैं, आप अपनी आम जिंदगी के तौर पे आइए, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचिए, अब वो पीछे चले जाइए, अपनी अपनी जिंदगी के बारे में चले, अपने रोजगार के बारे में चलिए। ये कोरोना का टाइम में कितना कठिन से कठिन परिस्थिति है, उसके बारे में सोचिए। मगर जब ये बात आपकी अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, तब आप जानेंगे कि इसके अलावा मेरा पास कोई उपाय नहीं है। इसको तो हमको सारे, मेरा मन बुद्धि चित्त, हमारा जो है पूरा संतुलन को ठीक रखे, हमको किसी ना किसी तरह से ये परिस्थिति से मुझे उबारना है। ऐसे मेंटेलिटी के लेके हम लोग अभी कोरोना का साथ लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी। हाँ, तो ऐसे ही जैसे आप उस परिस्थिति के साथ लड़ रहे हैं, आपको अपने आप को वही रोल अदा करना है उस क्लासरूम में, वही बच्चा के साथ। सुनने में थोड़ा अभी हेवी लग रहा है, मगर वो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप समझ लीजिए कि आपकी परिस्थिति के सामने, आप जिसके पास जा रहे, आपका सपोज कुछ ऑफिस का प्रॉब्लम है, आप शायद कोई सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं या सरकारी दफ्तर खाना में गए हैं, वहां पर आपको कुछ जरूरत है और आप जाते हैं, वो आपको फटकार देता है, आप कुछ कर देता है, तो क्या आप उसको कैसा लगता है आपको? सबसे पहले आपको कैसा लगता है? और उसके बाद आपको नहीं लगता है कि नहीं, इस परिस्थिति में हमको जैसी तरह से अगर मैनेज करना है, क्योंकि हमारा ये काम निकालना है, ठीक है, तो आप उसको जूझते हैं ऐसे। मगर आप इतना समझदार होके भी आपको ऐसा लगता है। आप समझ लीजिए, वो बच्चा का, जैसे मैं बोला, अपब्रिंगिंग के लिए क्या क्या चीज जरूरत है। पहले तो उसका फैमिली में कैसे बच्चा बड़ा हुआ है, किस परिस्थिति में बड़ा हुआ है, किस संस्कार से, उसको क्या संस्कार लेके आया है बच्चा, माँ बाप और आसपास का सोसाइटी का क्या संस्कार, वो आपको अभी तुरंत पता नहीं है। आप खाली उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को देख रहे हैं, और बिहेवियर को देख के आपको खराब लग रहा है। तो मगर आपको खराब लगने का साथ साथ, आप सबसे पहले ये रिजोल्यूशन नहीं है, मुझे पता करना है कि बच्चे ऐसे क्रैंकी बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। अगर बच्चे इस तरह से क्रैंकी बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये मेरी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम उसको तय तक जाए, और तय तक जाके उस प्रॉब्लम का हम हल निकालेंगे। पहले प्रॉब्लम का स्रोत को ढूंढे, और प्रॉब्लम का स्रोत को ढूंढने के बाद, उसको हल निकालने के बाद, फिर यही बच्चा को आप वर्क कीजिए, काम कीजिए, और धीरे धीरे देखिएगा, आप जैसे ही शुरू कर दीजिएगा, आप गलत कर ही नहीं सकते हैं, आप सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि आप प्यार से पढ़ा रहे हैं। और जब प्यार से कोई काम होता है, तब गलती हो ही नहीं सकता है। और आप जो भी करेंगे, आप देखिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद धीरे धीरे बच्चा सुधरेंगे, सुधर ही जाएंगे। मगर आप अगर ये सोचिएगा कि बच्चे अपने आप ठीक हो जाएगा, और आप इंतजार कीजिए, देखिए ना, हम बार बार करके बोलते हैं बच्चा को, इतने दिन से बोल रहा है बदमाशी मत करो, बदमाशी मत करो, वो सुन ही नहीं रहा है। अगर ऐसे बच्चा नहीं सुधरेगा, वो क्यों कर रहा है, उसको तय तक आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। समझे ना? अगर आप नहीं जाइएगा, बच्चा का जो खूबी है, उस खूबी को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? और आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो वो बच्चा को बढ़ोतरी नहीं होगा, और वैसे ही चला जाएगा। आप देखिएगा, सालों के साल बीत जाएगा, आप फ्रस्ट्रेशन में वो क्लास पूरा करेंगे, आपका नेक्स्ट क्लास में जो टीचर रहेगा, वो अगर अप्रोच नहीं करेगा, वही भी फ्रस्ट्रेट, वो बच्चे का जिंदगी धीरे धीरे और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसको स्कूल पे आके जो उसके ऊपर
जो उसके ऊपर डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टीचर्स के था, तो उसको तय तक जाके उसको गलती किया है उसको समझने के बाद उसको मैं ठीक नहीं करेंगे, तब जो है अब तो फिर बच्चा को उन्नति तो होगा नहीं। तो आप ही बताइए, क्या बच्चा अगर नहीं सुन रहा है तो ऐसे आप छोड़ दीजिएगा कि उसको तय तक जाइएगा? आप ही जवाब दीजिए। तो उसके तय तक जाएंगे सर। बिना उसके कोई रास्ता नहीं है, जी। कोई रास्ता नहीं। आप विश्वास कर लीजिए कि मैं भी पढ़ाता हूँ। मैं आपके यहाँ क्लास में आने के पहले मुझे स्टैंडर्ड 12 का क्लास था, ठीक है, 1.5 घंटा का क्लास था मुझे। मैं भी रोज पढ़ाता हूँ बच्चे लोगों को, और मैं एक से एक बच्चा को देखता हूँ। फिर मैं देखता हूँ जब उसको तय तक जाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, उसको घर में बात करते हैं, तब उसको पास जब उसको पता चलता है कि नहीं, हमें जो अभी गाइडेंस मिल रहा है ये गाइडेंस सही दिशा में है, बच्चा धीरे धीरे सुधरने लगेगा। आपके पास तो और उपाय है कि आपके पास उस छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा कच्ची मिट्टी है, कच्ची मिट्टी को तो ढालना आसान होता है, मगर वो कमिटमेंट आपको लाना पड़ेगा एज ए टीचर। एक बच्चा को आप अगर सही रास्ते में ला जाइएगा ना, वो आपका जिंदगी भर का पाथेय बन जाएगा, और जिंदगी भर आपको उससे इतना उत्साह मिलता रहेगा कि वो एक उत्साह से 1000 बच्चा को आप जो है ठीक कर देंगे। ये मेरा मानना है, ठीक है। तो ऐसे हर बच्चा को जो उसका जो पॉइंट है उसको शिक्षक को ही संभालना पड़ेगा। अब आइंस्टाइन को ले लीजिए, 9th स्टैंडर्ड में आइंस्टाइन को जर्मनी का कोई स्कूल लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैथ्स और साइंस छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट कुछ पता ही नहीं था उसको। तो टीचर बोले कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो उसको नहीं हो, ही वॉज नॉट इवन एक्सेप्टेड इन स्कूल। फिर स्विट्जरलैंड में जाके उसको जो टीचर मिला, वो टीचर जब उसको बातचीत किया, उसको बहुत ठीक तरीके से समझा बच्चा को। देखिए, एक टीचर ही किया उसको, एक टीचर और बच्चा को ठीक तरीके से समझा, और उसको 9th स्टैंडर्ड का जाएगा पॉलिटेक्निक में सीधा भर्ती करवाया, वो खुद ले जाके, खुद इनिशिएटिव लेके, और वो जो भर्ती कराया, तब जाके आज हम लोगों को दुनिया का इतना बड़ा एक साइंटिस्ट मिला हम लोगों को, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, और दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी लोग के माना जाता है। वैसे ऐसे कई और इंस्टेंसेस। हमारा जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्फिनिटी को आविष्कार किया था, उनको भी स्टोरी आप देखिए, ठीक है। इस तरह से बहुत असंख्य है, जो कि सिर्फ एक बच्चा को आसमान से जमीन फर्क ला दिया गया है, और उस बच्चा को उसका जो प्रतिभा को निखारा गया सिर्फ एक टीचर के द्वारा, क्योंकि वो टीचर बच्चा को प्रतिभा को सही तरह समझ पाया। तो ये है एक टीचर्स का एक बच्चा के प्रति जो है माने इंक्लिनेशन, एक आपके अभिरुचि इस तरह पैदा करना पड़ेगा। वो बच्चा कभी आपसे जिंदगी भर आपकी गुलाम होकर रह जाएगा। गुलाम की बात तो नहीं करेंगे, मगर वो प्यार आपको जो देगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, राइट। और किसी ने किसी को कुछ सवाल करना है इसको लेके? जी सर, जब हम लोग गार्जियन को अप्रोच करते हैं, जो प्रयागराज की वर्तमान कंडीशन में बार बार गार्जियन से अप्रोच करते हैं, उसके विषय में जानकारी लेते हैं, लेकिन गार्जियन में जब रुचि डेवलप नहीं हो पाती तो कैसे करें सर? उस समय हम लोग बड़ा अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। नहीं, असहाय तो कभी मत महसूस कीजिए कि शिक्षक ऐसा है ना, शिक्षक अगर असहाय महसूस कर लेगा तब तो बच्चे लोग को कौन बचाएगा? आप ही बताइए। जी सर, वही मैं आपसे मतलब जो है अपने आप को कैसे मोटिवेट करें। आप लोग बाद में हम आप लोग के साथ बात करेंगे, हम बात करेंगे, तो इसका बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक है, तो उसको लिए आप चिंता मत कीजिए। मगर आपकी अपनी दिशा जो है, उस दिशा को आपको स्थिर कीजिए। पहले आपको करना क्या है, कि जब तक आप दिशा को स्थिर नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है अपने रास्ता पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम बच्चा को पढ़ाने के लिए स्कूल जा रहे हैं, बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो छोड़ देंगे। ये आपकी दिशा नहीं हो सकती। आपने जो पहले कहा, आपको दिशा ये होना चाहिए कि येन तेन प्रकारेण मैं ऐसा एक परिस्थिति का क्रिएट कराऊंगा जब बच्चा जो है अपने आप पढ़ने लगेगा, बच्चा को इंटरेस्ट अपने आप तब आप टीचर है। टीचर का काम टीचिंग करना नहीं है, टीचर का काम ये परिस्थिति डेवलप करना, और उसके लिए आपकी अपनी दृष्टिकोण बढ़िया होना चाहिए। और अपनी दृष्टिकोण जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा।
ठीक है। और अपनी दृष्टिकोण क्या है, अपने दृष्टिकोण क्या है, बच्चा लोगों के अंदर वो परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन लाने के लिए आपको बच्चा का पहले क्या है, बच्चा को बिहेवियर, बच्चा को कैरेक्टर के ऊपर आपको ध्यान देना है। और कैरेक्टर को जब ध्यान देना है, कैरेक्टर सुधरेगा तब जब तक बच्चा का नैतिक मूल्यबोध को आप टच करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जी जी सर, जी सर। जब बच्चा का नैतिक मूल्यबोध को आप सही दिशा में उसको अप्रोच करेंगे, तब उसका बिहेवियर ठीक होगा, उसको कैरेक्टर ठीक होगा, तब जाके वो जो परिवर्तन जो आप लाना चाहते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, जिस दिशा में आप चाहते हैं कि 1947 का जो मूल्यबोध था, जो बिहेवियर पैटर्न था, जो बच्चा लोगों का अंदर जो नैतिकता था, उसी के दिशा में हम ले जाएंगे, तब आपको वो डायरेक्शन होगा। तो आपको सबसे पहले वो वैल्यू सिस्टम को आपको तैयार करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो नैतिक मूल्यबोध क्या है उसके बारे में हम अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं। देखिए, सच्चाई के साथ रहना, ये नैतिक मूल्यबोध हुआ है कि नहीं? अब अहिंसा नहीं करेंगे, नैतिक मूल्यबोध हुआ है कि नहीं? हम किसी का सामान चोरी नहीं करेंगे, नैतिक मूल्यबोध हुआ है कि नहीं? जी सर। तो मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, नैतिक मूल्यबोध हुआ है कि नहीं? हम सारे चीज प्यार से ही हैंडल करेंगे। ये सब जो पूरा जिंदगी का एक प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर पूरा पर्सनालिटी, पूरा एक आदमी का पूरा व्यवहार जो है उसका ऊपर खड़ा रहता है, ये नैतिक मूल्यबोध। तो उसको हम ठीक तरीके से समझाएंगे, और जब तक नहीं समझा पाएंगे, जब मैं अपने आप को उसी दिशा पे हम अपने आप को नहीं रखेंगे। तो ये जो वैल्यू सिस्टम ठीक करना है, ये वैल्यू सिस्टम को सही करने के लिए ही हमारे गुरुदेव जो है स्वामी चिन्मयानंद जी, जो ये चिन्मय विद्यालय चालू किए थे, और उनको एक दिशा देने के लिए यही नैतिक मूल्यबोध के साथ साथ एक पर्सनालिटी का जो आयाम है, वो सारे आयाम को समझाने के लिए ये गुरुदेव जो है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लाए थे, जिसको हम लोग नाम दिए है चिन्मय विजन प्रोग्राम। इसका दूसरा नाम जो आप लोग इसका अंतर्निहित तो मतलब अगर समझेंगे तो एक सर्वांगीण विकास। चिन्मय विद्यालय का चिन्मय विजन प्रोग्राम का अंतर्निहित तो मतलब और भी क्या एक तो है, बताइए? सर्वांगीण विकास, इसको कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो उसके साथ जो है ये एक तो मॉडल है, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे कि कोई भी चीज आपको जो जानना है वो जानना ही काफी नहीं होता है, वो जानने के बाद उसको दिल से महसूस करना होता है, दिल से महसूस करने के बाद उस काम को करना होता है अपने हाथ से। बच्चे करेंगे, आप देखेंगे, और वो करते 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 उसको बिहेवियर में चेंज, स्वभाव में परिवर्तन। जैसे आप डिसिप्लिन क्या है सिखा रहे हैं, डिसिप्लिन क्या है एक बच्चा जान गया, ठीक है, मगर उसको समझा नहीं, वो दिल से नहीं लिया, उसको बाई हार्ट नहीं लिया, वो मन उसका कन्विंस नहीं हुआ कि छोड़ो बात करता है, मगर उसको जब आप दिल से फील करेगा कि नहीं, डिसिप्लिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो हमारा लाइफ को जो है एक दिशा देता है, हम लाइफ सही तरीका से पटरी में चलते हैं, फिर वो डिसिप्लिन को मानने लगता है। स्कूल में आप सही समय में आता है, ड्रेस पहनता है, करते 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 बहुत दिन करने का बाद, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक, फिर उसको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो उसको व्यवहार में जब आ जाएगा, तब उसको बच्चा का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कहां से? एक इनडिसिप्लिन बच्चा से एक डिसिप्लिन बच्चा हो गया। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो कोई भी ज्ञान जो है, कोई भी लर्निंग प्रोसेस जो है, जब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचता है, तब तक पूरा नहीं हो रहा है। तो मतलब वैल्यू आपको दिखाना है, सिस्टम को अटैक करना है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको व्यवहार तक लेके आना है। जब तक वो व्यवहार तक आप ले आते नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक आपका काम पूरा नहीं हो। आई बात समझ में? तो बात है कि चिन्मय विद्यालय का जो ये खूबी यही है कि चिन्मय विद्यालय में आप एजुकेशन भी देते हैं, आप वैल्यू एजुकेशन देते हैं, और उसके बाद आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है, अभी आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे उसका क्या है। अब हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक जैसे पढ़ाएंगे, हर टॉपिक में कहीं ना कहीं से आपको जो है वो ये हमारा जो ये आयाम होते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये आपका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का, जो नैतिक मूल्यबोध का, जो वैल्यू एजुकेशन का आयाम होता है, वो कितने हैं आयाम? हमारे गुरुदेव जो है चिन्मयानंद जी, इसको
मुख्यतः 4 भाग में बांटे थे और उसको और 4 भाग को और कीजिएगा तो टोटल 7 भाग आता है। वो क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। ये भी एक सर्वांगीण विकास का एक पार्ट है। वो अपनी शरीर अपनी एक जो है अपने अपने एक बच्चा को जब डायरेक्टली आप देखेंगे उसके अंदर क्या है? एक शारीरिक डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास का एक पार्ट। जब वो ये आपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिटेल्स आपको पढ़ाया जाएगा। ये सब आपका जब अंदाज हो जाएगा एक बार, ठीक है, ये सब एक बार जब बच्चा को आप खुद जानिएगा, फिर बच्चा को जब सिखाएगा तब बच्चा को चारों तरफ ये डेवलपमेंट प्रॉपरली होगा, एक सही मात्रा में चारों चीज एक साथ बढ़ेगा। उसके बाद जब अपनी डेवलपमेंट हो जाएगा तब अपनी वो बाहर निकलेगा, अपने से बाहर देखेगा, अपने के बाहर देखेगा, सोसाइटी देखेगा और कल्चर देखेगा आसपास में। तो हमारा देश में तो कल्चर का मिश्रण है, डाइवर्सिटी क्या है, इतनी विविधता में एकता है। तो ये हमारे देश का जो विविधता में एकता की जब उसको अंदाज धीरे धीरे होते जाएगा तब अपने आप उसको क्या होगा, अगले पॉइंट है पेट्रियटिज्म। सो देश का ऊपर उसका एक प्रेम। तो ये देश प्रेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर देशवासी के अपने देश के ऊपर प्रेम होना ही चाहिए। और इसी तरह हम धीरे धीरे, हमारा टीचर का भी जिम्मेवारी है, सर्वांगीण विकास करेंगे। हमारा देश के कल्चर का जो है, हमारा विविधता का भी एकता जो है, उसको कल्चरल एस्पेक्ट्स को हम पूरी बढ़िया से सिखाएंगे। उसके बाद उसके क्या है, देश प्रेम की पूरी उसकी जो है अंदर से ओत से देश के भावनाएं से उसको हमको भरना है एज ए टीचर। तभी हम एक अच्छा सिटीजन ग्रो कर पाएंगे। और जब देश प्रेम में उसका सारा देश को जानेंगे और देश के ऊपर प्यार करने लगेगा देश का, तब वो अपने आप बाहर देखेगा और फिर सारी दुनिया के क्या हो रहा है और उस दुनिया का ऊपर वो अपना क्या मत है, आपने कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है दुनिया का सारे जो परिस्थिति है। तब जो जाके वो जो परिस्थिति बनेगी, वो जो बच्चा बनेगा, वो जो बच्चा का जो सर्वांगीण विकास होगा, वो बच्चा ऐसे बच्चा बनेगा, उसको कहीं पर भी आप खड़ा कर दीजिए, वो सबसे विनिंग होके निकल जाएगा, सबसे जो है जीत हासिल करके निकल जाएगा। वो सही जीत होगा, ना कि आज की जिंदगी में जिस तरीका से जीतने के हम लोगों का शिक्षा दिया जा रहा है, जेन तेन प्रकार है न जीतना है, माने उसको नैतिक मूल्यबोध को ताक में रख के तुमको जीतना है। ये जो शिक्षा की प्रवृत्ति हमारी चली है, इसको हम लोगों को काटना है, इसको हम लोगों को तोड़ना है। हमें उसका नैतिक मूल्यबोध को इतना बढ़ा देना है और सर्वांगीण विकास इस तरीका से कर देना है कि वो उसी परिस्थिति में वो जहां जाएंगे वैसे वो उसको जीत हासिल होगा। ये हमारे टीचर का लक्ष्य होगा। जब ये लक्ष्य होके हम करेंगे तब हमारा गुरुदेव का जो विजन है, गुरुदेव का जो सपना है कि जिसके लिए चिन्मय विद्यालय खोले थे, वो पूरा होगा। उसी को नाम हम लोग कहेंगे कि बच्चा को सर्वांगीण विकास हुआ है। और यही प्रक्रिया को ही हम लोग चिन्मय विजन प्रोग्राम कहते हैं। ये आप लोग आगे देखेंगे, ये सारे स्कूल का सुबह से लेके शाम तक जितना भी एक्टिविटी होगा, सब में आप कुछ ना कुछ उपाय से आप बच्चा को सर्वांगीण विकास कैसे होगा, सब एक्टिविटी में आपको दर्शन मिलेगा, सब एक्टिविटी में आपको लाना पड़ेगा। इसी का साथ हम मेरा इस प्रोग्राम को विराम देते हैं। फिर आखिरी दिन आप लोग को जिसको क्वेश्चन होगा आप रखिएगा, सारे क्वेश्चन के सवाल को जवाब हम देंगे और आगे भी कैसे होगा हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, थैंक्स सर, हरिओम। धन्यवाद विश्वरूप जी। थैंक यू।